नमस्कार, मैं हूं सुधीर दीक्षित। फिल्मों के कई चेहरे सिल्वर स्क्रीन पर अपने अलग अंदाज से एक नई जगह बनाते हैं। ऐसी ही एक आवाज़ और अदाकारी के मशहूर कलाकार है अमन वर्मा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपके इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। अमन जी, आवाज़ की अहमियत बहुत है। बात हो रही थी आपसे कि आप मास्क लगा हो, चश्मा लगा हो, कैप पहने हो, लेकिन जब आवाज़ निकलती है तो लोग पहचान जाते हैं कि अरे ये तो अमन वर्मा है। आई थिंक बचपन में जब मुझे ये लगा कि मैं एक एक्टर, एक अभिनेता बनना चाहता हूँ, तो उससे कनेक्टेड हर जो चीज़ है वो करने लगा मैं। तो एक्टिंग कैसे करनी है, एक्सप्रेशंस क्या है, आपकी आवाज़ का जो थ्रो है वो क्या होना चाहिए। एंड जब मैं बड़ा हो रहा था उस समय आवाज़ बहुत पतली थी। एंड फिर मैंने देखा कि आपने पढ़ाई कितनी की है, आप पढ़े लिखे कितने हैं, आप बोलते किस तरह से हैं, आपके सोच क्या है, रीजनिंग पावर क्या है, परफॉर्मेंस में दम कितना है, एंड ऑफ कोर्स अल्टीमेटली आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है। लोगों के बीच में जब आप बैठ के, खड़े होके जब बात करते हैं तो एक वेटेज जो आपके आवाज़ में होना चाहिए, दम होना चाहिए, ठहराव होना चाहिए, डेप्थ होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ ऑटोमेटिकली आती रहती है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, एक आवाज़ में मैच्योरिटी आती है। एंड आई एम हैप्पी कि लोग मुझे मेरी आवाज़ से भी पहचानते हैं। तो टोपी लगाई हो, कैप लगाई हो, कहीं पे भी कुछ अगर मैं बोलता हूँ, एयरपोर्ट पे किसी सिक्योरिटी वाले से बात हुई या किसी काउंटर पे किसी से बात हुई, तो भले ही सब कुछ लगा है लेकिन वो तुरंत एकदम पहचान जाते हैं। शुरुआत कैसे हुई? क्या शुरू से एक ही लक्ष्य था कि बस एक्टर बनना है या कुछ और सोचा था? बचपन से शौक तो था, लेकिन वो इतनी कहानियाँ सुन रखी थी कि बॉम्बे आके आपको चने खाने पड़ते हैं, रेलवे स्टेशन पे सोना पड़ता है, कोई आपको काम नहीं देता है, तो वो चीज़ दिमाग में हमेशा घूम रही थी। लेकिन आई थिंक आई एम हैप्पी कि 22, 23, 24 साल की उम्र में मैंने एक फ़ैसला किया कि अगर मैं अभी नहीं जाऊंगा, कई लोगों से मैं आज मिलता हूं, कई लोग 35 की उम्र में, 40 की उम्र में, 45 की उम्र में अपने आप को सिक्योर करके, पैसे बनाकर, सब कुछ करके फिर बॉम्बे पहुंचते हैं। एंड आई एग्री कि मतलब हर आदमी का एक सिक्योरिटी होना चाहिए कि भाई पैसे कहाँ से आएंगे, सर्वाइव कैसे करूँगा। लेकिन अगर आपको रिस्क लेना है तो सही समय पे लेना बहुत ज़रूरी है। एंड एज एन एक्टर सही समय पे बॉम्बे पहुंचना, सही समय पे सक्सेस मिलना, सही समय पे सक्सेस के साथ रिकग्निशन मिलना और उसके साथ साथ पैसा भी मिलना, वो सारी चीज़ें साथ में होती हैं तो आपकी एक पर्सनालिटी अलग से निखर के आती है। सो वो सब कुछ सही समय पे होना बहुत ज़रूरी है। प्राकृतिक माहौल के बीच हम बैठे हैं जी, तो लगता है कि चलते चलते हम बात कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए जी, आइए। आपने बात बताई कि सही समय पर मुंबई पहुंचना और उसके बाद कामयाबी मिलना, पैसा मिलना, नाम, शोहरत, सब चीज़ एक साथ मिलना। जी। अमन वर्मा को कितना संघर्ष करना पड़ा? संघर्ष मूवी भी है आपकी। 1996 में बॉम्बे में पहुंचा था और उसके बाद तकरीबन आप यूँ समझ लीजिए कि 5 साल एक तरह से संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि 2001 में मेरे 2-3 प्रोजेक्ट्स जो सक्सेसफुल हुए थे, तो इन 2 शोज़ की वजह से एक जो रिकग्निशन मिलना चाहिए वो आया। लेकिन जैसे आपने कहा, संघर्ष तकरीबन 5 साल लगे पहुंचने में उस सिचुएशन पे, उस स्थान पर। और उसके बाद जब लोगों का प्यार मिला, एंड आई एम हैप्पी कि 5 साल संघर्ष किया, क्योंकि हर चीज़ अगर मुझे आसानी से मिल जाती तो वो जो एक महत्व होता है सक्सेस को पाने का, वो शायद उसकी अहमियत में ठीक तरह से समझ नहीं पाता। तो संघर्ष हुआ, संघर्ष मिला, बहुत मेहनत की। और बॉम्बे एक ऐसा शहर है कि अच्छे अच्छे जो लोग हैं वो वहाँ पे पानी भरते हैं तो बट आई एम हैप्पी कि लोगों का प्यार, इतनी इज़्ज़त, इतनी मोहब्बत आज तक मिलती जा रही है। और आज इसी की वजह से आपके इस चैनल पे भी ये इंटरव्यू मैं कर रहा हूँ। शोहरत मिली, नाम मिला, पैसा मिला। जी। तो कहते हैं कि जब
मुंबई आदमी पहुंचता है और इतनी तेजी से जब कामयाबी मिलती है जी। तो कहते हैं कि शोहरत कई लोगों के सिर चढ़कर बोलती है। हाँ। तो कभी अमन वर्मा के साथ ऐसा हुआ कि अमन वर्मा को लगा है कि मैं एक बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ, या मुझसे कुछ ऐसी गलतियां हुई हो जिनका आपको लगता है अफसोस कि वो नहीं होनी चाहिए थी? बहुत बहुत आई थिंक ऐसा कई सिचुएशंस ऐसी आई हैं। कई बार मुझे ऐसा लगा कि गलत रास्ते पे निकल गया हूँ। सक्सेस जो है एक तरह से 2000 मेरे साथ 2000 में शुरू हुआ था। 2001 में प्रोजेक्ट्स आए, तो वो जो आदमी का जो दिमाग है ना, वो एक लेवल तक ही सक्सेस को पचा पाता है, और मेरे साथ भी यही हुआ। तो 2000 से लेके वो सक्सेस पाते पाते शायद 2003-2004 तक बहुत सारे फैसले जो मैंने लिए थे वो गलत थे। बहुत सिचुएशंस ऐसी आई जहाँ पे मुझे एक दूसरा रास्ता इख्तियार करना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन 2006-2007 तक मैं उस बात को समझ गया कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, और अपने आप को सुधारने की कोशिश 2008-9 से मैंने शुरू की। और आज तक वो जो गलतियाँ की हैं, मैं समझता हूँ कि शायद मेरा करियर ग्राफ एक दूसरे लेवल पे होता अगर मुझे इंडस्ट्री के बारे में कोई इंसान समझाने वाला होता कि कैसे काम करते हैं, लोगों के साथ कैसे। बिकॉज क्या था, अकेले आया था, स्ट्रगल किया, मेहनत की, पैसा कमाया, नाम आ गया। अब जब दिमाग में वो बात आ जाती है कि सब कुछ मैंने किया तो अकेले, कभी किसी ने साथ नहीं दिया, तो वो चीज़ दिमाग में घूमने लग गई। एंड उसमें शायद ज़रूरत से ज़्यादा एक, जैसे कहते हैं ना कि अहंकार थोड़ा सा आ जाना, तो वो भी आया। थोड़ी सी बदतमीज़ी भी हो गई। कई शूट्स पे से निकल के मैं चला गया, किसी पे चिल्ला दिया, किसी सीनियर आदमी को कुछ बुरा भला कह दिया, कहीं पे गाली गलौच हो गई। तो वो एक फेज़ सबके साथ आता है। आपके ऊपर है कि आप अपने सक्सेस को कैसे कंट्रोल करते हैं। आपने बात कही क्या हुई लाइफ में जी। अमन वर्मा को रोल भी ऐसे कुछ मिले कि जिनमें एक एटीट्यूड दिखता था अलग। अब हम बागबा की बात करें, नाना इज दिस लाडो सीरियल की हम बात करते हैं जी। तो अमन वर्मा को पर्सनालिटी की वजह से वैसे रोल मिले, या उन रोल की वजह से अमन वर्मा की पर्सनालिटी में ऐसी चीज़ें दिखती है, एक एटीट्यूड दिखता है, मैच्योरिटी दिखती है? मुझे लगता है कि दोनों ही चीज़ें हो गई, क्योंकि जब वो 2-3 इंसिडेंट्स हुए, एक रेपुटेशन थोड़ी सी ख़राब हुई, 1-2 इंसिडेंट्स हुए, उसके बाद लोगों के दिमाग में आ गया कि हाँ ये ऐसा ही है, थोड़ा सा नेगेटिव है, थोड़ा सा बदतमीज़ है, थोड़ा ज़्यादा बोलता है, अहंकार ज़्यादा है, जैसे आपने बोला एटीट्यूड ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि वो दोनों चीज़ें कंबाइन करके एक तरह से बन गई, और उसमें मेरा नुकसान ये हुआ कि एक नेगेटिव इमेज मेरी बन गई। लेकिन फ़ायदा उसका ये हुआ कि बहुत सारे जो नेगेटिव रोल्स हैं, बहुत सारे जो रोल्स हैं जो जिसे हम कहते हैं कि जिनके ग्रे शेड्स होते हैं, जिनके शेड्स ऐसे होते हैं कि अलग अलग कैरेक्टर्स आप प्ले करेंगे, तो ऐसे में मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि लोगों को लगा चेहरा इसका सिंपल है, सॉफ्ट बॉय इमेज है, भाई ये लड़का ऐसा दिखता है कि भाई आप इसे अपने घर ले जाओ शादी करने के लिए। लड़कियां, जब वो रोल्स की बात होती थी, सडनली मुझे नेगेटिव रोल्स, तो उससे मेरा जो करियर स्पैन है, एक्टिंग की जो कैपेबिलिटी है, क्षमता, वो लोगों को नज़र आने लगी। और मैंने उससे बहुत मेहनत की, खूब मेहनत की। तो लोगों को लगता था ये क्या करने जा रहा है, तो खुद अपना करियर बर्बाद कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे रोल्स मिले, मैं उनमें और टूट के घुस गया। तो हर रोल के बाद लोग आते थे, अरे हम तो कभी समझ नहीं सकते थे कि आप ये भी कर सकते हैं, आप ये भी बन सकते हैं, आप ये भी हो सकता है। तो मेरा उसमें नुकसान भी हुआ, एंड फाइनली एडवांटेज मिली मुझे डेफिनेटली। सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी प्रधान जो कहा, विदेशों में गाय दूध देने का काम करती है, हमारे यहाँ देती है वोट। बीजेपी ने किया पलटवार। पूर्व सांसद नंद कुमार साय और पूर्व विधायक वीरेंद्र पांडे निकालेंगे छत्तीसगढ़ स्वाभिमान यात्रा। कर्ज, चिट फंड और शराबबंदी को लेकर निकाली जाएगी यात्रा। मनेन्द्रगढ़ में विधायक गुलाब कमरों ने की पूजा अर्चना। कछौड़ गांव के दुर्गा पंडाल में देवी गीत में लीन होकर खूब झूमे विधायक। कोरबा में ट्रांसफार्मर की चपेट में आए 2 युवक, करंट लगते ही मोबाइल हुआ ब्लास्ट। एक युवक की हालत गंभीर, अस्पताल में कराया गया भर्ती। बस्तर में कांग्रेस नेताओं ने बापू और लाल बहादुर शास्त्री को किया याद। कांग्रेस भवन में प्रार्थना सभा का आयोजन।
कोरबा में भू विस्थापित किसान कल्याण समिति ने कोल परिवहन में लगी गाड़ियों को रोका। भू विस्थापितों को ट्रांसपोर्टिंग के काम में प्राथमिकता देने की मांग। कोरबा के कटकोरा वन मंडल में हाथियों का नहीं थम रहा उत्पात। रत जगह करने को मजबूर है ग्रामीण। वन विभाग से नहीं मिल रही कोई मदद। राजनांदगांव में सेवा पखवाड़े के तहत बीजेपी ने चलाया स्वच्छता अभियान। बस स्टैंड में महात्मा गांधी की मूर्ति की साफ सफाई कर किया माल्यार्पण। सूरजपुर में गांधी जयंती के अवसर पर स्कूली छात्राओं ने निकाली साइकिल रैली। स्वास्थ्य को लेकर लोगों को किया जागरूक। 100% स्मार्ट कार्ड बनाने का दिया नारा। सूरजपुर में आदिवासी नाबालिग युवती के साथ गैंगरेप पर दुष्कर्म का वीडियो बनाकर आरोपी करते थे ब्लैकमेल। अजवाक थाने का मामला। बलौदाबाजार में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ने जनसूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारियों के लिए बैठक। सूचना का अधिकार अधिनियम में पारदर्शिता लाने पर चर्चा। रायपुर में आदिवासियों का प्रदर्शन। आजाद चौक में आदिवासियों का चक्काजाम। जल जंगल और जमीन के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन। कोरबा में वन्य जीव संरक्षण। हम बात कर रहे थे एटीट्यूड की, कामयाबी सिर पर चढ़ने की। जी। तो इस समय टेलीविज़न के अलावा, फिल्म के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है, बहुत सारे लोग बहुत जल्दी कामयाबी लोगों को हासिल हो जाती है। जी। तो कामयाबी सिर पर ना चढ़े या लंबी पारी खेल सके, ऐसे लोगों को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? आपने अनुभव किया ये सब अपने लाइफ में। और सबसे पहली चीज़ ये है कि हर इंसान को जो करियर हमारी इंडस्ट्री में है वो अपने लेवल पे चलता है। कैसे चलता है, कितनी देर चलेगा, कोई कह नहीं सकता है। बट इसमें ये है कि आज सोशल नेटवर्किंग साइट्स की वजह से इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया और अलग अलग जितने भी हमारे ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, उसने घर में बैठे जो लोग हैं उन्हें रातों रात स्टार बना दिया है। अब एक इंसान घर में बैठकर, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि काम आपने सीखा है नहीं सीखा है ये आपको पता नहीं है, लेकिन घर में आपने वीडियोस बनाए हैं, वो वीडियो सक्सेसफुल हो गए, लोग उन्हें देखकर आपका ये फॉलोअर्स बन गए। आपके एक नहीं, दो नहीं, 10, 15, 20 मिलियन फॉलोअर्स हैं। घर बैठे जो आप बनाते हैं उसके पैसे आपको मिलने लगे। अब घर बैठे जब चीज़ें आपके साथ होने लगी हैं तो आप और मेहनत क्यों करना चाहेंगे? आप तभी मेहनत करेंगे जब आप जानते हैं कि ये मैंने बहुत कुछ कर लिया है, अब यहाँ पे आगे चीज़ नहीं हो रही है, तो आप जाएंगे चलिए मैं बाहर निकल के ये एक एक्स्ट्रा चीज़ करता हूँ, ये एक एक्स्ट्रा करता हूँ। तो इसमें जितने आज के नए लोग हैं उनकी गलती नहीं है, उनको आसानी से सक्सेस मिला है, लेकिन जब सक्सेस मिल गया है तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप और मेहनत करें और सीखें और जानने की कोशिश करें, और आपका जो कमरा है जो जहाँ आप ये सब कुछ कर रहे हैं, आप वहाँ से बाहर निकलिए और चीज़ों को सीखें। बिकॉज व्हेन यू आर आउट देयर, बाहर जाके जब आप परफॉर्मेंस करते हैं उसमें और घर के अंदर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बट किसका करियर कितना चलेगा, कितनी देर तक चलेगा, कोई नहीं कह सकता। कई लोग हैं जिनका थोड़ा करियर चला फिर रुक गया, फिर चला फिर रुक गया और फिर चलता गया। सो वो सक्सेस का जो मापदंड जिसे हम कहते हैं वो किसी के हाथ में नहीं। एक पर्सनल सवाल है जी। लास्ट ईयर मदर को आपने खोया जी। एक अलग तरह का संघर्ष पूरी दुनिया कर रही थी कोरोना काल में। जी जी। करीबन बता रहे 12 मिनट की देरी से आप पहुंचे थे, तो उसका अफसोस, क्या परिस्थिति है? सबसे पहले सेकंड जो अपना फेज़ था कोरोना का, जो महामारी का जो फेज़ था, आई थिंक वो सबसे ज़्यादा मौत जो लोगों की उसी में हुई थी। तो इवन माय मदर 18 अप्रैल की बात है ये, तो उसी दौरान हुआ था। एंड काफ़ी समय से वो बीमार थी, और क्या है कि महामारी से बाहर निकलकर हर आदमी कोशिश कर रहा था कि जो उसका नुकसान हुआ है उस नुकसान को आप उसकी भरपाई करने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं अपने लाइफ को। हर बार हम जैसे लोग जब एक प्लेन में बैठते हैं, लोगों के बीच में बैठते हैं, एक इवेंट करते हैं, तो हज़ारों लोगों के कांटेक्ट में आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हर बार एक इवेंट जब होता है, हर बार एक फ़्लाइट जब होती है, मैं अपने आप को एक ऐसे रिस्क में डाल रहा हूँ कि मतलब कल कोरोना मुझे भी हो सकता है। बिल्कुल। तो जितना नुकसान कोरोना की वजह से हुआ था उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। उसके बीच में ट्रैवलिंग हो रही थी,
दुबई, उस समय मैं दुबई में भी था, उसके बाद अहमदाबाद आया, ट्रैवल कर रहा था एंड फाइनली बॉम्बे आने के बाद तब तक मालूम पड़ा कि वो हॉस्पिटल में थी एंड फिर मतलब सिस्टर की तरफ से कॉल आया कि डॉक्टर ने कहा है कि जितना जल्दी आ सको। फ़्लाइट लेके मैं एयरपोर्ट पहुंचा। फ़्लाइट शायद आधा एक घंटा लेट हो गई थी, तो फ़्लाइट लेके पहुंचा, उतरा एंड आई थिंक एयरपोर्ट से लेके जो नोएडा के अंदर जो हॉस्पिटल है वहाँ पहुँचने में तकरीबन मुझे 1 घंटा 20 मिनट लगा। तो वो तकरीबन 1 घंटे के बाद कॉल आया कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो दुख होता है कि ऐसे समय पे आपको उनके नज़दीक होना चाहिए था, उनके साथ होना चाहिए, लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो दौर ऐसा था कि किसी के हाथ में कुछ था ही नहीं, और जो था हम सब उसे संभालने की, उसे बटोरने की कोशिश कर रहे थे। एंड मेरे जैसे बहुत से लोग हैं, और महामारी के दौरान जब अगले दिन उनको जब हम थोड़ा सा बहुत मतलब वो सिचुएशन बहुत कठिन थी, और फैमिली के सारे मेंबर्स, और उस समय कोरोना की वजह से कोई आने को भी तैयार नहीं था, और जहाँ पे उनको जलाया जा रहा था, उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे ऐसी हुई जिससे देखकर मतलब मेरा जो हृदय है एक तरह से कांप गया, क्योंकि वो जो सिचुएशन है, मैं सोच रहा था कि एक सेलिब्रिटी होने के नाते, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां हुई, वो लास्ट जो राइट्स होते हैं उनको पूरा करने में, मैं कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि उससे क्या होगा कि जहाँ मैं गया था वो थोड़ा नाम लेने से मैं नहीं चाहता हूँ कि वो लोग परेशानी में पहुँचे, बट एज अ सेलिब्रिटी, एज अ वेल नोन पर्सन मुझे इतनी मुश्किलें हुई, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जो आम आदमी है उसकी क्या हालत हुई होगी, क्या सिचुएशन रही होगी। विषय को चेंज करते हैं जी, एक लास्ट सवाल करते हैं जी जी कि टेलीविज़न के बाद बड़े पर्दे पर आप पहुँचे, अब आप OTT पर हैं जी। तीनों चीज़ों में क्या आप फ़र्क देखते हैं कि किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं? क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट लगता है इन चीज़ों का आपको, या फिल्म बेहतर है, बड़ा पर्दा ज़्यादा बेहतर है? देखिए, समय के साथ मेरा ये मानना है कि हर 10 साल में एक नई चीज़ आती रहेगी, 10 से 12 से 15 साल के बीच में। आई थिंक पहले दूरदर्शन होता था, उसके बाद हमारा जो DD2 या DD मेट्रो आ गया, उसके बाद हमारे प्राइवेट चैनल शुरू हुए, उसके बाद गेम शो से शुरुआत हुई, फिर म्यूज़िकल शोज़ आए, उसके बाद चैनल्स और बढ़ गए। नाउ द OTT हैज़ कम इनटू द पिक्चर। सो समय के साथ आप जितना अपने आप को बदलोगे वही एक तरीका है, क्योंकि अगर आप नहीं बदलोगे, एक तरह से वो पत्थर बन के अगर आप रास्ते में रह जाओगे तो लोग आपके ऊपर से निकल जाएंगे। तो समय के साथ यू हैव टू लर्न टू चेंज। समय के साथ क्या सिचुएशन है, कौन सा स्ट्रीम आपको लगता है कि बेहतर है, मतलब एज एन एक्टर, अभिनेता हो या आप डांसर हो या सिंगर हो, आपको दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी है कि आगे 5 साल 10 साल में क्या चेंजेस आएंगी, तो ये बहुत ज़रूरी है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ये है फिल्म स्टार अमन वर्मा, जिन्होंने हमसे बातचीत के दौरान अपने अनुभवों को साझा किया, और एक सबसे बड़ी बात ये बताई कि जब कामयाबी तेज़ी से मिल जाए या संघर्ष के बाद भी अगर मिल जाए तो उसको सिर पर न चढ़ने दे, क्योंकि उस दौरान जो गलतियां होती है उनका अफसोस ज़िंदगी भर होता है। नमस्कार।